नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आज हम समझेंगे कि बुआ की ज़मीन में भतीजा और भतीजी का क्या अधिकार रहता है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक काल्पनिक ग्राफ लिया है और इस ग्राफ में हमने यह लिखा है कि यह महिला जो है इसका नाम है रुक्मणी बाई और ये पूरा इसका परिवार है। ये इसके पुत्र पुत्री है, ये पति है, देवर है, जेठ है, ननंद है, सास है, ससुर है, माता पिता है, भाई बहन है और ये इसके भतीजा भतीजी है। ठीक है, तो अब हम ये समझेंगे कि ये भाई के पुत्र पुत्री जो है, भतीजा और भतीजी, इनको इस महिला की संपत्ति किस प्रकार से प्राप्त होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसके पास में संपत्ति जो आती है वह कहाँ कहाँ से आ सकती है। तो देखिए एक संपत्ति जो आती है वह होती है स्वार्जित संपत्ति। स्वार्जित संपत्ति का मतलब होता है कि इस रुक्मणी बाई ने इसकी योग्यता से अगर कोई आय अर्जित की है और उससे यह संपत्ति खरीदती है तो उसे स्वार्जित संपत्ति कहा जाता है। ठीक है, दूसरा रहता है पति के परिवार से प्राप्त होने वाली संपत्ति। तो पति के परिवार से प्राप्त होने वाली संपत्ति से मतलब होता है कि अगर इस रुक्मणी बाई को वारिस के रूप में अगर पति से कोई संपत्ति, जो संपत्ति पति के नाम पर थी और वह सीधे इस रुक्मणी बाई को मिल जाती है तो वह संपत्ति कहलाती है पति से प्राप्त संपत्ति, अर्थात पति के परिवार से प्राप्त संपत्ति। या इसके पति के न होने की स्थिति में, अर्थात इसकी मृत्यु होने की स्थिति में अगर कोई संपत्ति इसके ससुर से इसे प्राप्त हुई है तो वह भी पति के परिवार से प्राप्त होने वाली संपत्ति कही जाती है। इसी प्रकार से अगर इसकी सास की मृत्यु के बाद में अगर इसके सास की कोई संपत्ति इस रुक्मणी बाई को प्राप्त होती है तो वह भी इसके पति के परिवार से प्राप्त होने वाली संपत्ति कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरी संपत्ति जो होती है वह होती है पिता के परिवार से प्राप्त होने वाली संपत्ति। ठीक है, तो पिता के परिवार से प्राप्त होने वाली संपत्ति कैसे माना जा सकता है कि अगर कोई संपत्ति इस रुक्मणी बाई की माता के नाम पर है और इसकी माता का स्वर्गवास हो जाता है तो उसमें इस रुक्मणी बाई को भी हिस्सा प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगर इस रुक्मणी बाई के पिता के नाम पर कोई संपत्ति है और इसके पिता का स्वर्गवास हो जाता है तो उसमें इस रुक्मणी बाई का भी हिस्सा रहेगा। ठीक है, तो यह होती है तीन प्रकार की संपत्तियां। अब हम ये समझेंगे कि कौन सी संपत्ति जो है भतीजा और भतीजी को आसानी से प्राप्त हो सकती है और कौन सी संपत्ति जो रहती है वह भतीजा और भतीजी को प्राप्त नहीं हो सकती है या बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे स्व अर्जित संपत्ति। तो अगर इस रुक्मणी बाई के नाम पर कोई स्व अर्जित संपत्ति है, ठीक है, तो अगर इस रुक्मणी बाई के नाम पर मान लिया जाए कि यह खेत है, ठीक है, और इस खेत की अगर ये रुक्मणी बाई जो है किसी को वसीयत नहीं करती है, अपने जीवन काल में किसी भी व्यक्ति को वसीयत नहीं करती है और यह रुक्मणी बाई जो है यह मर जाती है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले इस संपत्ति को प्राप्त करने का जो अधिकार रहता है वह रहता है इसके पुत्र को, पुत्री को और पति को। तीनों लोगों को समान अधिकार रहेगा। ठीक है, और अगर इसके पुत्र पुत्री जो है इस रुक्मणी बाई की मृत्यु से पूर्व मर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में अगर इसके पुत्र के कोई पुत्र पुत्री है तो उनको अधिकार रहेगा और इस पुत्री के अगर कोई पुत्र पुत्री है तो उनको उस संपत्ति में अधिकार रहेगा जैसा कि इस पुत्र को और इस पुत्री को रहता है। ठीक है, लेकिन इस रुक्मणी बाई की जब मृत्यु होती है उस समय न तो इसके कोई पुत्र पुत्री है, न ही उसके पुत्र पुत्री के कोई पुत्र पुत्री है और न ही इसका कोई पति है। तो ऐसी स्थिति में इसकी जो संपत्ति है, जो स्वर्जित संपत्ति है, वह इसके देवर, इसके जेठ, इसकी ननंद और इसके सास और इसके ससुर को प्राप्त होगी। ठीक है, लेकिन इस रुक्मणी बाई की मृत्यु के समय न तो इसका पुत्र जीवित है, न इसकी पुत्री जीवित है, न इसका पति जीवित है, न ही देवर, जेठ, ननंद और सास ये लोग जीवित है। ये अगर कोई लोग जीवित नहीं है तो ऐसी स्थिति में इस रुक्मणी बाई की जो संपत्ति रहेगी वह माता को और पिता को प्राप्त होगी। किसको प्राप्त होगी? माता और पिता को प्राप्त होगी। ठीक है, पहला अधिकार किनका रहता है? पुत्र पुत्री का और पति का रहता है। दूसरा अधिकार रहता है देवर, जेठ, ननंद, सास और ससुर का रहता है और इन दोनों के न होने की स्थिति में वह संपत्ति जो रहती है वह माता और पिता को प्राप्त होगी। ठीक है, अगर इस रुक्मणी बाई की मृत्यु के समय ये कोई भी लोग जीवित नहीं है या है ही नहीं या ये लोग भी जीवित नहीं है और ये लोग भी इस रुक्मणी बाई की मृत्यु के समय जीवित नहीं है तो ऐसी स्थिति में इस रुक्मणी बाई की जो संपत्ति रहेगी वह इसके भाई और बहन को प्राप्त होगी। ठीक है, किसको प्राप्त होगी? भाई और बहन को
प्राप्त होगी। किसके? इस रुक्मणी बाई के भाई और बहन को प्राप्त होगी। लेकिन अगर इस रुक्मणी बाई के कोई भाई भी जीवित नहीं है जब इसकी मृत्यु होती है उस समय, और न ही इसकी कोई बहन जीवित है, लेकिन अगर इस रुक्मणी बाई की मृत्यु के समय ये कोई लोग जीवित नहीं है और ये भी जीवित नहीं है और ये भाई बहन भी जीवित नहीं है, लेकिन इसके भाई के पुत्र और पुत्री जीवित है, तो ऐसी स्थिति में इस रुक्मणी बाई की वह स्व अर्जित संपत्ति जो है वह इस भतीजा और भतीजी को प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये स्व अर्जित संपत्ति के संबंध में क्लियर हो चुका होगा। लेकिन इस संपत्ति और इस संपत्ति के बारे में नियम कुछ अलग है, उनको हम आगे समझने वाले हैं। अगर आपको वीडियो यहाँ तक समझ में आ गया है या आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारी सी कमेंट कर दीजिए। आगे हम समझेंगे कि पति के परिवार से प्राप्त संपत्ति का इस रुक्मणी बाई की मृत्यु के बाद में क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस रुक्मणी बाई के नाम पर यह खेत है। ठीक है, और यह खेत जो है यह इसको इसके पति के परिवार से प्राप्त हुआ है। ठीक है, पति के परिवार से, जैसा कि हमने पहले समझा, इस प्रकार से अगर इसके पति के परिवार की ओर से यह खेत इसको प्राप्त हुआ है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इस रुक्मणी बाई ने इस खेत की अगर किसी को वसीयत नहीं की है तो ऐसी स्थिति में इस रुक्मणी बाई की मृत्यु के बाद में यह खेत जो है, यह ज़मीन जो है, इसके पति को, इसकी पुत्री को और इसके पुत्र को समान रूप से बराबर बराबर हिस्सा प्राप्त होगा। ठीक है, अगर ये लोग जीवित नहीं है, इस रुक्मणी बाई की मृत्यु के समय ये लोग जीवित नहीं है, तो इस पुत्र के पुत्र पुत्री को और इसके पुत्री के पुत्र पुत्री को प्राप्त होगा। लेकिन इस रुक्मणी बाई के कोई पुत्र पुत्री ही नहीं है, ठीक है, और इसका पति भी जीवित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यह खेत जो है यह इस देवर को, जेठ को, इस ननंद को, इस सास को और ससुर को बराबर बराबर हिस्सा इसमें प्राप्त होगा। लेकिन अगर ये लोग भी जीवित नहीं है तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को ये संपत्ति प्राप्त नहीं होगी, बल्कि इस देवर, जेठ, ननंद, सास और ससुर के जो वारिस है उन लोगों को यह खेत प्राप्त होगा। इन लोगों को इस खेत को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। मेरे कहने का आशय यह है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो संपत्ति किसी भी महिला को उसके पति के परिवार की ओर से प्राप्त हुई है तो वह इन पिता के परिवार के सदस्यों को, अर्थात पिता के परिवार वालों को प्राप्त न होते हुए पति के या ससुर के परिवार के जो लोग हैं उनको ही प्राप्त होगी। ठीक है, अब हम समझेंगे आगे कि पिता के परिवार से प्राप्त संपत्ति का क्या होगा। तो देखिए, अगर ये रुक्मणी बाई जो है इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके नाम पर अगर यह एक खेत है और इसकी मृत्यु से पूर्व यह महिला जो है यह इस खेत की किसी व्यक्ति को वसीयत नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में इस महिला की मृत्यु के बाद में इस खेत में या इस ज़मीन में इस पति का नाम आएगा, इस पुत्री का नाम आएगा और इस पुत्र का नाम आएगा। लेकिन इनमें से कोई जीवित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसके पुत्र पुत्री, पुत्री के पुत्र पुत्री को इसमें अधिकार प्राप्त होगा। लेकिन पुत्र पुत्री भी जीवित नहीं है और इनके भी पुत्र पुत्री जीवित नहीं है। ऐसी स्थिति में यह खेत जो है इसको प्राप्त करने का अधिकार माता को, पिता को और इस रुक्मणी बाई के भाई और बहन को रहेगा। अगर ये लोग जीवित नहीं है तो ऐसी स्थिति में इनके जो वारिस है, माता पिता भाई बहन के जो वारिस है, ये भतीजा भतीजी भी हो सकते हैं या भांजा भांजी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को इसमें अधिकार रहेगा। अगर यह भाई जीवित नहीं है तो इस भतीजा को और इस भतीजी को प्राप्त होगा। ऐसा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 में दिया हुआ है कि यदि कोई संपत्ति जो है वह किसी महिला को उसके पिता के वारिसों को प्राप्त हुई है तो उस महिला के वसीयत न करने की स्थिति में उस महिला की मृत्यु के बाद वह संपत्ति उसके पिता के वारिसों को ही प्राप्त होगी। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।